हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंश हियर एंड यू आर वाचिंग एलएलबी स्टडी। सो आज की इस वीडियो में हम इक्विटी लॉ की सेकंड मैक्सिम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इक्विटी फॉलोज द लॉ। तो जो ये मैक्सिम है क्या बोलती है, क्या एक्सप्लेन करती है मैक्सिम? देखिए, मैक्सिम एक्सप्लेन करती है कि जो इक्विटी है वो लॉ के कॉन्ट्ररी नहीं चलता, मतलब कि लॉ के अपोजिट नहीं चलता। जो इक्विटी में जो रूल्स हैं वो कभी भी कॉन्ट्ररी नहीं एक्ट करते लॉ के, बट लॉ को सप्लीमेंट करते हैं, मतलब कि लॉ को एनहांस करते हैं। जो लॉ में कमी है उसको पूरा करते हैं। जो इक्विटी कोर्ट्स हैं उन्होंने कभी भी कॉमन लॉ कोर्ट्स को सुपरसीड नहीं करा। सुपरसीड का मतलब उनकी जगह नहीं ली, बट ऑलवेज लॉ के जो रूल्स हैं उनको फुलफिल करा ताकि उनका बेटर एप्लीकेशन हो सके। देखिए, जो इससे पहले की वीडियोस मैंने अपलोड की इक्विटी लॉ की, अगर आपने नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा जरूर जाके देखिए। एंड जिसने देखी है उसके मन में ये क्वेश्चन में भी आ रहा हो कि जब कॉमन लॉ में राइट्स नहीं मिलता था, रिलीफ नहीं मिलता था लोगों को, प्लेंटिफ को, तो वो चांसरी कोर्ट्स में आते थे एंड चांसरी कोर्ट वहाँ उनको रिलीफ देता था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर, जब जो चांसरी कोर्ट है जो रिडक्शन सुना रहा होता, जो रिडक्शन एक्सरसाइज कर रहा होता था, तो क्या वो लॉ को इग्नोर कर देता था? क्या इक्विटी लॉ को इग्नोर करती थी? देखिए, जो ये मैक्सिम है उसी क्वेश्चन का एक आंसर है। यही ये मैक्सिम एक्सप्लेन करती है कि जो कोर्ट ऑफ चांसरी है, जब वो एक्सरसाइज करता था जो रिडक्शन, तो वो इग्नोर नहीं करता था लॉ को, बट उस लॉ को फॉलो करता था। तो ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इस मैक्सिम की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। देखिए, जो इस मैक्सिम की एप्लीकेशन है वो हम 2 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, लीगल एस्टेट राइट्स एंड इंटरेस्ट के केस में, एस्टेट मतलब कि जायदाद। सेकंड इक्विटेबल एस्टेट राइट एंड इंटरेस्ट के केस में। सो लीगल एस्टेट एंड इक्विटेबल एस्टेट होता क्या है? देखिए, जब आपका कोई राइट या फिर इंटरेस्ट किसी लैंड में होता है एंड जो ओनरशिप का लीगल डॉक्यूमेंट है वो आपके नाम पर होता है, या फिर ये बोल लीजिए कि आपके पास उस प्रॉपर्टी की डीड होती है, टाइटल डीड होती है, या फिर एंट्री होती है आपके नाम की लैंड रजिस्ट्री में, तो आपके पास उस लैंड का या फिर उस प्रॉपर्टी का लीगल एस्टेट हो जाता है एंड आप उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर कहलाते हैं। वहीं जो इक्विटेबल एस्टेट है वहाँ पे उस पर्सन का राइट या फिर इंटरेस्ट तो होता है लैंड में, पर जो राइट एंड इंटरेस्ट है वो लीगल एस्टेट जैसा नहीं होता। एंड जो राइट है उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी में, वो सिर्फ कोर्ट ऑफ इक्विटी ही एनफोर्स करवा सकते हैं। मतलब जो कोर्ट ऑफ इक्विटी है वही एडजुडिकेशन कर वही फैसला सुनाकर उस पर्सन को वो लैंड दिलवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ट्रस्ट। सो ये तो मैंने बताई डेफिनेशन इन दोनों की। अब जो इस मैक्सिम की जो एप्लीकेशन है वो हम डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट, लीगल एस्टेट राइट और इंटरेस्ट के केस में जो इक्विटी थी वो बाउंड थी एंड वो कभी भी, जो कोर्ट ऑफ चांसरी है वो कभी भी कॉमन लॉ कोर्ट को ओवरराइड नहीं करते थे, मतलब उनकी जगह नहीं ले सकते थे। अगर कितना भी हार्ड रूल है, कितना भी अनफेयर रूल है, तो वहाँ अगर क्वेश्चन है लीगल एस्टेट का, तो इक्विटी को ओबे करना पड़ता था कॉमन लॉ का डिसीजन। इसमें एक फेमस केस है स्टिकलैंड वर्सेस एल्ड्रिच का। देखिए, इसमें क्या है, एक मैन है, वो इंटरस्टेट उसकी डेथ हो जाती है, मतलब बिना विल करे वो मर जाता है एंड वहाँ वो अपने कुछ सन्स एंड डॉटर्स छोड़कर जाता है। तो कॉमन लॉ के हिसाब से जो सबसे बड़ा बेटा था, जो एल्डेस्ट सन था, वो पूरे के पूरे लैंड का एंटाइटल हो जाता था एंड जो इंटरस्टेट जिस मैन की डेथ हुई है उसके बेटे एंड बेटियां कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ पर जाके। कॉमन लॉ में उनको कोई रिलीफ नहीं था एंड यहाँ इक्विटी भी उनको कोई रिलीफ नहीं दे सकती थी, बिकॉज यहाँ इक्विटी बाउंड थी कॉमन लॉ रूल्स के। यहाँ हम देख सकते हैं इक्विटी कैसे फॉलो करती थी लॉ को। पर अगर हम दूसरी साइड लें इस केस की, जो एल्डेस्ट सन है, जो सबसे बड़ा बेटा है, उसने परसुएड किया हो अपने फादर को, मतलब कि अपने फादर को मनाया हो, राजी किया हो कि आप विल मत लिखिए एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो ये प्रॉपर्टी है मैं अपने भाई बहनों में भी बांटूंगा जब आपकी डेथ हो जाएगी। एंड अगर वो उस मैन की डेथ होती थी वहाँ पर एंड वहाँ उस जो एल्डेस्ट सन है वहाँ पे जो प्रॉमिस किया था उसने अपने फादर के साथ, वो कंप्लीट नहीं करता है, तो वहाँ इक्विटी इंटरफेयर कर सकती थी। इक्विटी वहाँ कंपेल कर सकती थी उस एल्डेस्ट सन को कि जो आपने प्रॉमिस किया है उसको पूरा कीजिए एंड अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में प्रॉपर्टी डिवाइड कीजिए। पर वहीं अगर दूसरा केस है लीगल एस्टेट का, जहाँ प्रॉमिस नहीं किया गया है, वहाँ इक्विटी लॉ को ही फॉलो करती थी। देखिए, ये तो हो गया लीगल एस्टेट का केस। इससे अलग अगर किसी प्लेंटिफ को किसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है या फिर उसको डैमेजेस क्लेम करने हैं, तो वो चांसरी कोर्ट में जाएगा। वो कॉन्करेंट जुरिडिक्शन के अंदर आता है। ये हमने जुरिडिक्शन ऑफ इक्विटी कोर्ट में भी डिस्कस करा, जो
पहले की वीडियो है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर जाके देखिए। तो अगर उस प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है कॉन्ट्रैक्ट का तो वो चांसरी कोर्ट में जाएगा, एंड अगर उसको जो है डैमेजेस चाहिए तो उसको कॉमन लॉ कोर्ट में जाना पड़ेगा। पर अगर इनसे अलग जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए वो डैमेजेस क्लेम करने के लिए आया है वही इनवैलिड है, या फिर ऐसा है जो टाइम बार्ड हो चुका है, मतलब जिसकी लिमिटेशन ख़त्म हो चुकी है सू करने की, तो उसको लीगल रिलीफ नहीं मिल सकता था, उसको डैमेजेस वहाँ अवेलेबल नहीं थे। एंड वहीं जो इक्विटी है उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती थी, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट था वही इलीगल था, एंड लॉ में उसको कॉमन लॉ कोर्ट में भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो यहाँ इक्विटी लॉ को फॉलो करते हुए उस पर्सन को, उस प्लेंटिफ को इक्विटेबल रिलीफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का नहीं दे सकती थी। देखिए सेकंड, एज रिगार्ड्स टू इक्विटेबल एस्टेट राइट्स एंड इंटरेस्ट। देखिए फर्स्ट हेड में हमने देखा जो क्वेश्चन था वो लीगल रिलीफ से रिलेटेड था। इस हेड में जो क्वेश्चन है वो इक्विटेबल रिलीफ से रिलेटेड है। देखिए इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट करते हुए भी इक्विटी फॉलो करती थी लॉ को। देखिए कैसे, अगर बी बेनिफिशरी है, एक ट्रस्ट के अंदर बेनिफिशरी है, तो वहाँ उस बेनिफिशरी का जो इंटरेस्ट था, बी का जो इंटरेस्ट था, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटेबल था एंड कॉमन लॉ ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ था। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि जो बी को, जो बेनिफिशरी है, वो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, सपोज जो ट्रस्टी है उस प्रॉपर्टी का वो कोई फ्रॉड वगैरह कर रहा है, तो इस केस में उस प्रॉपर्टी को इक्विटी कोर्ट्स बेनिफिशरी को दिलवाते थे। पर जो उसको वहाँ वो प्रॉपर्टी मिली, जो उसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, वो डिवॉल्व होता था अकॉर्डिंग टू लीगल रूल्स। बेशक उस बेनिफिशियरी को वो प्रॉपर्टी मिली हो इक्विटेबल रिलीफ से, पर उस प्रॉपर्टी का जो डेवोल्यूशन होता था वो अकॉर्डिंग टू लीगल रूल्स होता था। डेवोल्यूशन का मतलब जब कोई प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, जैसे कि डेथ के केस में अगर जो वो बेनिफिशियरी को प्रॉपर्टी मिली है इक्विटेबल रिलीफ से, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो अकॉर्डिंग टू लीगल रूल्स ही डिवॉल्व होगी। जो उस बेनिफिशियरी के जो लीगल ईयर्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू लीगल रूल्स ही वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं इक्विटी लॉ को कैसे फॉलो करती थी इक्विटेबल रिलीफ के केस में भी। सिमिलरली अगर बेनिफिशियरी ने ट्रस्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है, मतलब केस किया है ट्रस्टी के अगेंस्ट, किस लिए किया है कि जो ट्रस्टी है, जो बेनिफिशियरी को मनी मिलनी चाहिए थी, उस ट्रस्टी ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते किसी और को वो मनी दे दी, तो वहाँ उस मनी को रिकवर करने के लिए एक्शन लिया है बेनिफिशियरी ने ट्रस्टी के अगेंस्ट। तो जो यहाँ क्वेश्चन है वो ट्रस्ट से रिलेटेड है, पर यहाँ जो लिमिटेशन है उस सूट फाइल करने की, एक्शन ब्रॉट करने की, वो 6 ईयर्स होगी। जो ये लिमिटेशन है वो कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो इक्विटी है किस तरह कॉमन लॉ को फॉलो करती थी। तो ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन इस मैक्सिम का। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन इंडिया में। देखिए इंडिया में इस मैक्सिम का कोई एप्लीकेशन नहीं है। देखिए इंडिया में कभी भी लीगल इंटरेस्ट और इक्विटेबल इंटरेस्ट में डिस्टिंक्शन नहीं किया गया। देखिए कोई मैटर है, अगर वहाँ इक्विटेबल एंड लीगल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मतलब वो जो मैटर है उसमें एक जगह लीगल इंटरेस्ट है एंड एक जगह इक्विटेबल इंटरेस्ट है, तो उस मैटर पर लीगल प्रोविजंस ही अप्लाई होंगे। एट प्रेजेंट इंडियन कोर्ट्स में इंडियन लिमिटेशन एक्ट है एंड कोर्ट उस एक्ट के प्रोविज़न से डेविएट नहीं कर सकते। कोर्ट ये नहीं कर सकते कि इक्विटेबल ग्राउंड पे ज़्यादा टाइम दे दे किसी को सूट फाइल करने का। जो प्रोविजंस में लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में लिखा हुआ है, वैसा ही होगा। इससे रिलेटेड प्रिवी काउंसिल ने भी एक बात बोली थी, इक्विटी कैन नॉट ओवरराइड ए स्टैट्यूट नॉर कन्फर अपॉन ए पर्सनस राइट विच द स्टैट्यूट डज नॉट कन्फर। मतलब जो इक्विटी है वो स्टैट्यूट की जगह नहीं ले सकती, जो लीगल प्रोविजंस हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकती, एंड ना ही किसी पर्सन का राइट रिकॉग्नाइज कर सकती है जहां उस पर्सन का राइट स्टैट्यूट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। तो अब हम आते हैं इस मैक्सिम की लिमिटेशन पर, या फिर आप बोल लीजिए एक्सेप्शंस पर। देखिए इस मैक्सिम का मेन मोटिव है कि इक्विटी लॉ को फॉलो करती है, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर इक्विटी जो है लॉ को एक तरीके से फॉलो नहीं करती थी। सो देयर आर 2 केसेस। फर्स्ट, जहां लीगल रूल एग्जैक्ट नहीं था कि वो डायरेक्टली अप्लाई हो सके किसी मैटर पर, तो जहां लीगल रूल कैपेबल नहीं था कि वो अप्लाई हो सके, वहाँ इक्विटी अपने खुद के प्रिंसिपल से, अपने खुद के रूल से फैसला सुनाती थी ताकि जस्टिस हो सके। जैसे कि हमने ऊपर केस देखा प्राइमोजेनेचर का। प्राइमोजेनेचर मतलब जब एल्डर जो सन है उसको प्रॉपर्टी मिल जाती थी सारी। तो कॉमन लॉ में तो यही रूल था कि अगर कोई इंसान बिना विल के या फिर इंटरस्टेट उसकी डेथ हो गई तो जो प्रॉपर्टी थी उसकी सारी एल्डर सन के पास जाएगी उसके।
पर उसी जगह पर अगर वो अपने फादर को प्रॉमिस करता था कि आप विल मत लिखिए, जो ये सारी प्रॉपर्टी आपके डेथ के बाद मेरे पास आएगी, ये मैं अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में इक्वली डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ अगर एल्डर सन ने प्रॉमिस किया है अपने फादर को एंड बाद में वो ऐसा नहीं कर रहा, वो प्रॉपर्टी अपने पास ही रख रहा है, तो वहाँ इक्विटी इंटरफेयर करती थी एंड उसको कंपेल करती थी कि जो तुमने प्रॉमिस किया है उसको पूरा करो, उसको कैरी आउट करो। तो यहाँ इस मैटर को लेकर लीगल रूल्स तो थे कि अगर कोई इंसान इंटरस्टेट उसकी डेथ होती है तो आगे क्या होगा, वो उससे रिलेटेड लीगल रूल्स थे। पर ये रूल नहीं थे, ये लीगल रूल्स नहीं थे कि अगर कोई प्रॉमिस करता है अपने फादर को कि मैं आगे अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, आप विल मत करिए, इस चीज़ से रिलेटेड लीगल रूल्स नहीं थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ इक्विटी एक तरीके से लीगल रूल्स फॉलो ना करते हुए खुद के रूल्स अप्लाई करती थी। देखिए सेकंड केस वहाँ इक्विटी लॉ को फॉलो नहीं करती थी जहाँ कॉमन लॉ रूल्स से कॉरस्पॉन्डिंग इक्विटेबल रूल्स फॉलो नहीं किए जाते थे जब तक एक ऑब्वियस रीज़न ना हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैटर था कोर्टेसी का, कोर्टेसी मतलब कि जब जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की जायदाद के लिए, अपनी वाइफ की एस्टेट के लिए एंटाइटल हो जाता था। जब उसकी वाइफ की डेथ उससे पहले हो जाती थी तब कुछ सर्कमस्टांसिस में वो जो हस्बैंड है अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल हो जाता था, उसी को बोलते थे कोर्टेसी। एंड इससे अपोजिट अगर वाइफ एंटाइटल हो जाती है अपने हस्बैंड की लैंड के लिए तो उस केस को बोला जाता था डोअर टू दी वाइफ। तो जब मैटर होता था कोर्टेसी का तो इक्विटी फॉलो करती थी वहाँ लोगों को। देखिए कैसे फॉलो करती थी इक्विटी यहाँ लोगों को। एक तरफ जहाँ लॉ लीगल एस्टेट में कोर्टेसी देता था, वहीं इक्विटी इक्विटेबल एस्टेट में साथ के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कोर्टेसी देती थी, मतलब कि कोर्टेसी का राइट प्रोवाइड करती थी। पर जो मैंने दूसरा केस बताया डोअर टू दी वाइफ, जहाँ वाइफ के पास अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी आती थी हस्बैंड की डेथ के बाद, तो वहाँ कॉमन लॉ तो इसका राइट प्रोवाइड करता था पर इक्विटी वहाँ इस चीज़ का राइट प्रोवाइड नहीं करती थी। वो क्रिएट नहीं करती थी डोअर इन फेवर ऑफ वाइफ उसके हस्बैंड के इक्विटेबल एस्टेट में से। इक्विटेबल एस्टेट मतलब जो ट्रस्ट के मामले होते हैं वहाँ से कोई प्रॉपर्टी आई है उसके हस्बैंड के पास, तो वहाँ इक्विटी उसको उस वाइफ को राइट प्रोवाइड नहीं करती थी टिल द ईयर 1833। जब डोअर एक्ट निकल कर आया 1833 में, तब जाके वो अवेलेबल हुआ उस वाइफ को कि वो अपने हस्बैंड के इक्विटेबल एस्टेट में से, इक्विटेबल जायदाद में से प्रॉपर्टी ले सके। तो जब तक एक ऑब्वियस रीज़न नहीं निकल कर आया, जब तक एक एक्ट नहीं निकल कर आया, तब तक कुछ ऐसे रूल्स थे जिनका एप्लीकेशन नहीं हो सका इक्विटी के द्वारा। सो ये होगी हमारी आज की मैक्सिम। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दैट वाज इट। हैव अ नाइस डे।